नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के बिखराव की। ये चर्चा इस वक्त टीएमसी को लेके है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के ठीक बाद से ही जैसे ममता की पार्टी में बहुत सारे छेद थे, अब धीरे धीरे उनसे पानी रिस रहा है, यानी कि पार्टी बिखराव की ओर है। पतझड़ का मौसम भी नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद जो झड़ी लगी है टीएमसी में, वो बड़ी चौंकाने वाली है। पार्टी बिखरने की कगार पे है। सोनिया गांधी से मुलाकात की है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ममता बनर्जी घर वापसी, यानी कि कांग्रेस में वापस आ सकती है। उसकी वजह एक ये भी है कि इंडिया गठबंधन से दूर रहने का मजा भी कई राजनीतिक दलों ने चखा, लेकिन हाँ, उसकी भी एक आइडियोलॉजी हो बेतरतीब तरीके की है कि राज्यों में हम लड़ेंगे और केंद्र में एक हो जाएंगे। ये किसके गले उतरेगी? जब आप राज्यों में इतनी खटास पैदा हो चुकी होगी तो भला केंद्र में कैसे आप एकजुट हो सकते हैं? खैर, सिचुएशन अब जो वर्तमान की है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। 3 जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो बताएंगे राजनीतिक समीक्षाओं का लंबा एक एक्सपीरियंस है कि ये बिखराव के मायने क्या हो सकते हैं। क्या अचानक ममता के दबाव में थे वो पार्टी में जुड़े हुए, ममता के दबाव में काम कर रहे थे, अचानक उनमें ये चिंतन जागृति कैसे पैदा हुई? तो राजीव जैन साहब हमारे साथ में हैं, प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। राजनीतिक दलों में देखिए, विभाजन को नई बात नहीं है, पहले भी बहुत राजनीतिक दलों में विभाजन है। कांग्रेस में खुद में मूल विभाजन है, इंदिरा कांग्रेस बनी 78 में, और अभी जो लेकिन लेटेस्ट हम देख रहे हैं उसको किस तरह से देखिए जाए? क्या अचानक ज्ञान का बोध हो रहा है राजनीतिक दलों में कि नहीं, गुठन है और राष्ट्र निर्माण में हमें शामिल होना है और ये सब कुछ ठीक नहीं है? कुछ मर्ज हो रहे हैं, कुछ अलग मान्यता ले रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप इसे? इस पे कुछ चर्चा भी करता है कि नहीं करता है कि ठीक है, राजनीतिक दल जिसको जाना है जाएगा, जिसको लेना है आएगा, और जिसको अलग बनाना है वो अलग बना लेगा? पब्लिक में कहीं चर्चा है इसकी? देखो योगेंद्र जी, राजनीतिक दलों में जो ये दल बदल लिया, विलय का जो खेल हो गया, ये ऐसे हो गया जैसे कर्मचारियों के तबादले हो। आजकल राजनेता एक दूसरे से मिलते हैं इधर उधर तो चर्चा करते हैं कि और आजकल कहाँ हो, कौन सी उसमें हो। मतलब उनको ये पता ही नहीं होता कि सुबह राजनेता किसमें और शाम को किसमें। मैं कुल मिला के मेरा कहने का आपको यार इसमें ये है सारांश कि सत्ता पावर का गेम है सारा। हर कोई लीडर, हर कोई राजनेता पावर के साथ रहना पसंद करता है कि भाई पावर मिल जाए, कुछ भी हो, किसके साथ जाना पड़े। कल जो धो धो के गाली दे रहे होते हैं वो शाम को उस मंच पे जाके उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। अब जो आप जो विलय की बात कर रहे हैं, आप ये देखिए, ये जो राजनीतिक क्षेत्रीय छोटे दल हैं, इनमें भी इनको भी सत्ता चाहिए। जैसे रामविलास पासवान जी का तो बड़ा उदाहरण है कि वो तो खुला ही कह रहे थे कि भाई मैं तो सत्ता में सत्ता वालों के साथ रहता हूँ, और रहे भी हो। आपने देखा होगा जरा 80 के दशक के बाद तो ये बहुत ज्यादा शुरू हुआ है। और अब आप देखिए एक बड़ा उदाहरण, जब इंडिया गठबंधन बना उसको लेकर बार बार मीटिंगें हुई है बंगाल चुनाव से पहले। तो ममता बनर्जी राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रही थी, बार बार इस बात को कह रही थी कि वो तो खुद ही, मतलब उन्होंने हिंट ये चले कि खुद बने हो, दूसरों से कहीं, कभी केजरीवाल जी बोल रहे हैं, कभी कोई बोल रहा है। लेकिन जब सत्ता से इनको बेदखल हुए, सत्ता से बेदखल और इनकी पावर उसमें कम हुई, तो इनके चेहरे को एकदम बिल्कुल ऐसे मिमियाने लग गए। अब जैसे ममता बनर्जी को आप देखिए, कितनी जो इनकी उसमें फूट हो रही है। सबसे सशक्त मैं इनकी पार्टी को जो मानता हूँ, बंगाल जैसे एक प्रदेश में आज आप हालात देखें कि आज वो कांग्रेस से किस तरह से आज उनको सब कुछ स्वीकार है। राहुल गांधी क्या, उनको तो आज खड़गे जी या कोई और नीचे का वो भी स्वीकार हो जाएगा इंडिया गठबंधन का उसमें, क्योंकि अब उनके पास पावर नहीं रही। जब पावर रहती है तो फिर वो विलय क्या इंडिया गठबंधन के मंच पर आने में भी उनको शर्म आने लगती है। आप ये देखिए, अब आप दूसरी बात चलिए, एनसीपी शरद पवार जो कांग्रेस से छिटक के जो ये दल गए थे सारे, तो अब एनसीपी शरद पवार की बड़ी चर्चा है कि वो कांग्रेस में विलय की बड़ी जबरदस्त तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, वार्ताएं भी हुई हैं, और भी दल हैं जिनकी बात हुई है। तो कुल मिला के जो ये बातें और ये विलय का जो खेल है, ये उन दलों के साथ है जो अब पावर में नहीं रहे, जिनकी पावर कम हो गई और उनको अब वहां उनके प्रदेश में ही कम पूछ रहे हैं। उनके नेता ही भागने की कगार पर हैं या कुछ के नेता भाग गए,
अब बिल्कुल जो तो वो चाह रहे हैं कि एक बड़े संगठन बड़ा जो है, तो देखो कांग्रेस भले ही कितने भी उसके अंती हो, कितने भी राज्यों में सरकार हो, कांग्रेस का एक वजूद है, कांग्रेस की एक पावर है, कांग्रेस एक संगठन है। और आने वाले भविष्य में भले ही 5 साल, भले ही 10 साल, अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई टक्कर लेगी तो कांग्रेस ही लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, इस बात को सब जानते हैं। इसलिए अब भाग रहे हैं सब कांग्रेस की छतरी के नीचे। एक समय था जब ये दल ऐसे छिटक रहे थे इंडिया का उसके मंच से कि हम तो नहीं जा रहे, हमको नहीं करना, आज ये खुद भाग रहे हैं, खाद में चल रहे हैं। आज आप देखिए, अब जो हालात पंजाब के अभी चुनाव होने कुछ समय बाद, पंजाब में चुनाव के हालात जो आ रहे हैं, तो वहां आम आदमी पार्टी को उस शख्स सुबह होने के कारण अब धीरे धीरे पींग बढ़ाई जा रही है कि कांग्रेस के साथ मिल जाए। ये देखिए आप, जो बिल्कुल हम तो गठबंधन नहीं करेंगे क्लियर रूप से जिन्होंने दिल्ली में कही, सारे कही, आज वो धीरे धीरे यहाँ भी पींग बढ़ रही है। और भी तो क्षेत्रीय दलों का, अब ये बड़े राजनीतिक जो दल हैं, इनको भी देखो कोई इनके फिर नियम, कोई काम, ऐसी नीति जरूर बनानी चाहिए कि निश्चित रूप से कि किस दल को कितना वजूद है, कितना भाव है, कितना वो देना है, उसको रखना चाहिए। अब ये नहीं कि जो भी सत्ता से बाहर हुआ या जिस सड़क पे आगे, एक तरह सड़क पे आना ही है, बेरोजगार हो गए बिल्कुल, तो चलो इनको ले लो जी। अब उनका उनकी आइडियोलॉजी को भी देखें कि भाई उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी सारी चीजों को देखें, जब मिला है। अब आज भगदड़ मची, आप अगले आइडियोलॉजी तो किसी की महीने बची में नहीं ना, आप आइडियोलॉजी किसकी बची है? दावा बेशक कोई भी राजनीतिक दल करता हो कि नहीं हमारी आइडियोलॉजी का तो मुझे लगता है एक संक्रमण काल है ये, सबको जो बस एक ही आइडियोलॉजी है कि कुर्सी कैसे मिल सकते हैं। मैं सर वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं राजीव जी का रुख करना चाहूंगा। राजीव जी, क्या लगता है आपको कि ये जो बिखराव है, ये अचानक ज्ञान का बोध हो रहा है सांसदों में, विधायकों में, या इसके पीछे की रणनीति कुछ और है? देखिए योगेश जी, राजीव जी, एक तो सबसे बड़ा तो कारण ये होता है कि एक सत्ता का आकर्षण भी रहता है। जब ये इस तरीके के क्षेत्रीय दल है, जैसे अपनी चर्चा के विषय में तृणमूल है, तो तृणमूल कांग्रेस की जो नेता थी ममता बनर्जी, ये उसमें कोई शक नहीं, वो एक जुझारू थी। उनकी जो शुरुआती छवि थी, हवाई चप्पल पहनती थी, सूती साड़ी पहनती थी, और प्रो जो पुअर गरीबों के हमदर्द वाली एक नेता के रूप में उनकी छवि बनी। उन्होंने शासन किया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो क्षेत्रीय दलों की एक कमजोरी होती है कि उसमें परिवार के लोग हावी हो जाते हैं। ममता बनर्जी के साथ उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी ने पूरी कमान संभाल ली, और एक दौर ऐसा था कि इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा आंख ही ममता बनर्जी दिखाती थी। आप देखिए, जब इंडिया का ये गठबंधन बना, नीतीश कुमार को संयोजक बनाने वाली बात थी, तो सबसे बड़ा विरोध ही ममता बनर्जी ने किया, वो हुई। लेकिन आप देखिए इंडिया गठबंधन में और जो विपक्ष के 3 जो बड़े राज्यों में थे, बंगाल है, तमिलनाडु है, दिल्ली है, यह तीनों के मुख्यमंत्री खुद का विधानसभा सीट नहीं निकाल पाए, तीनों विधानसभा चुनाव ही हार गए। पार्टी तो हारी वो अलग बात है, पार्टियां तो हारती जीतती रहती हैं, लेकिन बड़े नेता अपना विधानसभा क्षेत्र हार जाए। स्टालिन तमिलनाडु में हार गए डीएमके के, और उसके बाद ममता बनर्जी हार गई, उससे पहले अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए। तो इन नेताओं की औकात तो जनता ने वहां बता दी। कहाँ ये एक बड़े दल, जो कांग्रेस निश्चित तौर पर देशव्यापी एक राजनीतिक दल है, उसका देश भर में एक आधार है, उसको ये अधीनता स्वीकार नहीं करके ये अपने अपने जी कंटिन्यू। और आपके ये अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करने लग गए थे। अब चुनाव में जो दगा हुई पार्टियों में, तो इनके पार्टी तृणमूल कांग्रेस जब बनी थी सन 98, तो उसकी कोई विचारधारा वाली पार्टी नहीं थी, वो एक संघर्ष के रूप में ममता बनर्जी के बैनर तले वो हुई और वो कांग्रेस से निकली थी। कांग्रेस में उस समय कितनी गुटबाजी थी, प्रणब मुखर्जी और जो दूसरे लोग थे, संतोष मोमदेव वगैरह जो भी थे कांग्रेस के बड़े नेता, उनका ममता बनर्जी से टकराव चलता रहा। ममता बनर्जी की पार्टी बीच में मतलब भाजपा की सहयोगी दल भी रही, केंद्र में वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रही ममता बनर्जी, और फिर उसके बाद 98 में जो सत्ता हासिल की, बंगाल में वो अपने पावर में आई, तो उनका एक अलग ही रुख रहा। तो 15 साल सत्ता में रहे, कई बार ऐसा लगता है, ये गलतफहमी भी हो जाती है नेताओं को कि हम तो हार ही नहीं सकते,
जनता हमारे साथ है। अब वो बंगाल एक की बात स्थिति को इस एक रूप बात में भी ममता देखना बनर्जी के लिए ये भी है कि उनकी हठ धर्मिता और जो हट है उसका नुकसान भी, और फायदा ये हुआ कि आपको ध्यान होगा कि जब बंगाल की यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी तो वाम सरकार थी, कहा जाता है कि इनके लाठीचार्ज ने के बाकायदा बाल पकड़ के घसीट करके बाहर किया गया था, सचिवालय का घेराव करने गई थी। तब इन्होंने एक हट भी था कि मैं जिस दिन मुख्यमंत्री बनूंगी उसी दिन सचिवालय में कदम रखूंगी, ऐसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं। तो इनका फायदा भी इनको ममता जी को मिला और उसका नुकसान भी मिला, ये कह सकते हैं। शुरुआत में जब बनी थी तो बहुत जुझारू नेता थी, इसमें कोई दो राय नहीं। इनकी छवि एक मतलब जैसा मैं पूर्व में बता चुका कि मतलब एक अलग किस्म की थी, एक बड़ी जुझारू, और बंगाल में और 15 साल शासन किया, लगातार शासन किया, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता पसंद करती रही होगी इनकी छवि, इनके कामों के कारण। तो इतना लंबा पीरियड पार्टी में इनके जो भतीजे हैं वो उस रूप में नाराजगी चुनाव बाद की तो एक बिखराव हो रहा है पार्टी में, चाहे संसदीय दल में हो, विधायक दल में पहले हो चुका, अब संसदीय दल की खबरें आ रही हैं कि जिनके निकट सहयोगी थे वो ही छोड़ के, तो उसके पीछे बिल्कुल कारण एक तो ढूंढने होंगे। आज भी राजीव जी मैं लौटूंगा आपके पास में। आज भी अगर ज्यादातर राजनीतिक दलों को हम देखें तो कांग्रेस में से निकले हुए हैं, वो उन्होंने परिवार ने उनकी कमान संभाल ली। कांग्रेस में भी हालांकि यही है, भी आप किसी से कहें कि अभी जैसे ट्वीट में देख रहा था तो खड़गे का नाम नहीं लेते हैं, राहुल गांधी का ही नाम लेते हैं। तो बीजेपी जो विरोधी है कांग्रेस, तो उनको एक मसाला भी मिलता है कि बिल्कुल ये सारे के सारे राजनीतिक दल परिवारवाद से, इनका कोई विचारवाद से लेना देना नहीं है, इनका केवल परिवारवाद से मतलब है। एक आम आदमी पार्टी अभी जरूर थोड़ा सा भी है कि देखिए आगे किसको लेकर के आते हैं, कि क्या केजरीवाल की पत्नी आएंगी कि कोई और आएगा कि क्या रहेगा। बाकी जो राजनीतिक दल हैं जो निकल करके गए कांग्रेस से, उनके सबका यही हाल है। चाहे रेड्डी परिवार को देख लीजिए, चाहे आप ममता जी को देख लीजिए, चाहे आप शरद पवार जी को देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो यहीं से निकली हुई शाखा हैं। लेकिन क्या अब वो दौर आ रहा है जब इनके समझ में सबके आने लगेगा कि अगर हम तो चलिए जैसे भी स्थिति में राजनीति करके चले जाएंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कांग्रेस का मंच ही बेहतर होगा, या फिर ऐसे वफादार लोगों के लिए ऐसे आइडियोलॉजिकल चीजें बनाई जाए ताकि परिवार की राजनीति का अस्तित्व रहे नहीं रहे, लेकिन हमारी पार्टी का अस्तित्व रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा, क्या राजनीतिक दलों को अपने पैतरेबाजी से ज्यादा गैर भाजपा उनको अपनी खुद की स्थिति की भी समीक्षा करनी चाहिए? देखिए ओपन मार्केट है, ये तो सामने को दिखाई दे रहा है कि आएगा तो वेलकम है। बीजेपी ये कहती है कि हमको लेने तो जाते नहीं है, जो आ रहा है उसका स्वागत है। और वो एक बात भी कहते हैं, जिसको राष्ट्र निर्माण में जिसको भूमिका अदा करनी है और हमारी आइडियोलॉजी पसंद हो, हमारे साथ जुड़ रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ विपक्षी दलों को कुछ समझना होगा, कुछ सीख लेनी होगी महाराष्ट्र के शिवसेना के विघटन और टीएमसी के बिखराव से? देखिए योगेंद्र जी, आप स्वार्थों की राजनीति ज्यादा हो गई है। अब ये कहना कि देश के लिए राजनीति कर रहे हैं या परोपकारी होकर राजनीति कर रहे हैं, वो सब खत्म हो गया है। अब देखिए मुलायम सिंह थे, मुलायम सिंह के बाद उन्हीं के परिवार के व्यक्ति ने अभी संभाल रखी पार्टी। अब आप देखिए जयललिता की बात कोई करें, जयललिता किस प्रकार की थी। अब अटल जी का कितना बड़ा मन था, कितनी बड़ी विशाल उनकी वो थी कि वो देखिएगा वहां पर जयललिता को भी रखते थे, ममता बनर्जी को भी रखते थे और मायावती को भी रखते थे। वो खेल देखिएगा उस वक्त बीजेपी की स्थिति क्या थी, और बीजेपी की स्थिति भी परी थी। अब बार बार कहती बीजेपी कि हमारे में विश्वास है, तो नहीं, बीजेपी में तो अब वही सही बात है कि सत्ता के साथ सब रहना पसंद करते हैं, कोई विपक्ष में रहना पसंद नहीं करता। अब आप बार बार खड़गे साहब तो देखिएगा, खड़गे साहब की स्थिति राहुल गांधी के सामने क्या है सबको पता है, इसलिए हमारे अशोक गहलोत तो जा ही नहीं पाए वहां तक जाने का, वो बार बार। लेकिन इसका खंडन कर दिया उन्होंने कि ऐसा कोई ऑफर नहीं था। नहीं ऑफर नहीं था, वो तो बात की बात है, लेकिन वो उनको ये पता था ना कि भाई स्थिति खड़गे साहब की क्या है। और आज राहुल गांधी, अब आप अगर पुष्कर में सम्मेलन होता है जिला अध्यक्षों का, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आता, राहुल गांधी आते हैं। तो अब देखिए परिवर्तन का दौर है निश्चित तौर पर। और ममता बनर्जी की स्थिति पहले क्या थी और अब क्यों हुई,
वो भी देखिएगा भतीजे के चक्कर में बदनाम हो गई। और जिस प्रकार से वहां उनके पार्टी के लोग ये कहने लगे या तो अभिषेक को चुनो या मुझको चुनो। अब देखिए कल्याण बनर्जी तो वो तो बहुत पावरफुल स्थिति में थे, वो कह रहे हैं कि मुझे चुनो या उसको चुनो। अब पहले तो विधायकों की टूट हुई और अब सांसदों की टूट राज्यसभा के और फिर लोकसभा के। अब ममता बनर्जी की स्थिति वापस से ऐसी होगी कि कांग्रेस में जाने की स्थिति, कांग्रेस से बात करने की। मैं तो पहले सोचता था कि सोनिया गांधी से मिलकर के बात करने की स्थिति नहीं होती, लेकिन अब तो गले मिल रही है और फिर जाकर के बात कर रही है। अब भविष्य किस प्रकार का क्या होगा, देखिए उनको ममता बनर्जी को पता है कि आने वाले समय में कहीं जैसे एनडीए की सरकार जो काम कर रही है अंदर नहीं जाना पड़े, इसलिए कम से कम कांग्रेस बड़ा दल है, उसके साथ अगर रहूंगी तो मैं उन परिस्थितियों से निपट पाऊंगी। क्या होगा ये बात अलग है। लेकिन शरद पवार भी कभी कभी देखिए प्रधानमंत्री जी के गुणगान करना चालू कर देते हैं। तो शरद पवार कहाँ रहेंगे, कांग्रेस में जाएंगे नहीं जाएंगे। सब कांग्रेस से निकले हुए लोग जो अपने अपने राज्यों में सरकार बनाने में सफल हो गए, वही कांग्रेस के लोग आंख दिखाने लग गए थे। अब देखिएगा जिस प्रकार की स्थिति देश में हो गई है। देखिए उस उसमें समय हित छोटे अलग तरह से टकरा रहे थे, उस समय लगता है कि हमारा वजूद ज्यादा है, कांग्रेस से भी ऊपर है। लेकिन अब वो वजूद की परीक्षा हो रही है कि आप कितने पानी में हैं और कितने आप में वो मादा अभी पहले वाला जो था वो है कि नहीं है। अब जब लगता है राजनीतिक दलों को कि बिखराव हो जाएगा और इससे तो हमारा अस्तित्व खतरे में हो जाएगा, तो कम से कम एक संगठन के बड़े बैनर, अब ये एक मतलब ऐसी चर्चाएं हैं कि अब आना चाहिए इन लोगों को वापस, या कुछ राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। अब वो बदलेंगे क्या, ये वो फ्री है, बदले नहीं बदले। कुछ लोग आज भी ये मान के चलते हैं कि नहीं, हम हमारे हिसाब से चलेंगे, आज नहीं तो कल स्थितियां सुधरेंगी। क्योंकि बीजेपी, मैंने पिछले दिनों भी जैसे चर्चा की थी, तो बीजेपी देखिए 2 सीट पे थी, लेकिन बीजेपी का 2 सीट से भी मनोबल नहीं टूटा था, संघर्ष किया। कहने को लोग कोई कुछ भी कहें, लेकिन यहां तक पहुंचने के सफर में बीजेपी ने अपनी रणनीति बहुत बनाई है, मेहनत भी बहुत की है। ऐसे नहीं कि परोसी थाली की तरह मिल गई और प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र मोदी बन गए और उसके बाद में कंटिन्यू कर रहे हैं। मेहनत भी है इसके पीछे बीजेपी की, लेकिन और कॉन्फिडेंस जो नेताओं का था, एक बार के लिए तो सत्ता में सब चले गए राज्यों के अंदर, रीजनल पार्टीज भी बना ली, कुछ ने नेशनल पार्टी में भी वो तब्दील कर हो गए, लेकिन अब उनके सामने बड़ा संकट है। तो ऐसे संकट में मैं श्याम जी आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या कोई पुनर्विचार होगा या अभी भी वही हठधर्मिता रहेगी राजनीतिक दलों में कि नहीं नहीं कुछ नहीं, या इंडिया गठबंधन के बैनर तले या साथ में मिलने की कोई बात समझ में आएगी, या बिल्कुल लुट पिट के फिर उसके बाद में कुछ फैसला करेंगे? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि बीजेपी के पास आरएसएस जैसे संगठन है जो उसको बांधे रखने में सफल हो सकता है। अगर आरएसएस बीजेपी के पास नहीं हो तो फिर वो स्थिति आज हुई है, वो पहले नहीं हो सकती थी। तो बीजेपी की स्थिति इसलिए, और बीजेपी ने अपनी स्थिति को अलग तरह से बदलाव कर दिया। अब बीजेपी में बहुत सारे कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे आज उनके मुख्यमंत्री हैं, और ममता बनर्जी वाला मुख्य है तो वो भी वहां पे मुख्यमंत्री है। तो देखिए कि निश्चित तौर पर जमाना बदल रहा है। और देखिए कांग्रेस की स्थिति, निश्चित तौर पे कांग्रेस पुरानी पार्टी है। अगर कांग्रेस जैसे संगठन में बाकी के लोग निस्वार्थ भावना से अगर शामिल हो जाते हैं तो कांग्रेस की मजबूती हो सकती, बढ़ सकती है। लेकिन आप देखिए चुनाव से पहले स्थिति क्या होती है और चुनाव के दौरान क्या स्थिति होती है। अब आप देखिएगा कि आप लोकसभा में तो एक साथ चुनाव लड़ने की कोशिश करोगे और विधानसभा में क्यों हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। बंगाल में अगर कांग्रेस अलग नहीं चुनाव लड़ी होती तो ममता बनर्जी की स्थिति ऐसी नहीं होती जितनी खराब हो गई। तो इसलिए निश्चित तौर पर आपको स्पष्टता तो लानी पड़ेगी। कांग्रेस का भी अभी जो वजूद है, मैं वापस भी आऊंगा, मैं एक मिनट सभी के पास में जाना चाह रहा हूँ। प्रमोद जी, तो क्या लगता है आपको कि ये गंभीरता से इनको विचार करना होगा अगर विपक्ष को अपना अस्तित्व बनाए रखना है और बचाना है तो? देखो योगेंद्र जी, आने वाले समय में भारत की राजनीति और नीचे गिरेगी। भले ही सत्ता मिलती रहे, राज करते रहे, सत्ता का जो स्तर है वो बिल्कुल नीचे जाएगा और वहां कोई नीति सिद्धांत वाली बात नहीं, सिर्फ पावर का गेम चलेगा कि भाई पावर है, पावर लो कैसे भी लो, चाहे कोई कितना ही विरोधी नेता हो, अगर हमारे पास आता है तो ले लो, उसकी ईडी सीबीआई की जांच भी खत्म कर दो। ये आरोप काफी लगे भी हैं। तो जो विपक्ष है, विपक्ष को देखो, विपक्ष में तो एक ही पार्टी विपक्ष को संभाल सकती है और एक ही परिवार विपक्ष को संतुलित रख सकता है, वो है गांधी परिवार। भले ही खड़गे जी अध्यक्षों ने राहुल गांधी ही सर्वे सर्व समझो, आप भी समझते हो तो कहने की क्या जरूरत है।
तो विपक्ष को अगर रहना है तो राहुल गांधी के बैनर के नीचे, कांग्रेस के बैनर के नीचे इनको आना ही होगा, चाहे कोई अब देखो सशक्त में कौन बचे हैं, समाजवादी पार्टी समझ लो आप ज्यादा से ज्यादा, इधर अगर उत्तरी भारत की बात करें हम, अभी जो चुनाव आने वाले हैं उनमें, तो इसमें तो क्या है कि अब इनको संगठित होकर ये भूल करके मेरी क्या पावर है, मेरा क्या वो है, और कांग्रेस को भी ये चाहिए कि जितने भी चले गए थे उनको किसी भी सूरत में लाने का, जैसे ममता बनर्जी को सुना है उपाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव है, उनके बेटे को, भतीजे को महासचिव बनाने का प्रस्ताव है, ऐसे प्रस्तावों से लाके चाहे भले कुछ करना पड़े, कांग्रेस को भी थोड़ा झुक करके या समझौतावादी बन करके, ये समझौता करके पार्टी को मजबूत करना चाहिए। भले ही ममता बनर्जी कमजोर हो गई हो, लेकिन देखो लीडर तो है ही, इसमें इसको तो नहीं निकाल सकते कि देश की एक बड़ी लीडर है। जी चलिए, मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। तो विपक्ष का जो बिखराव है या फिर अभी बिल्कुल एक ऐसे कगार पे जा रहा है कि क्या सिचुएशन बनेगी, तो क्या या तो इंडिया गठबंधन में सब लोग मजबूती के साथ में डटें या फिर कांग्रेस की छत्र छाया में जाएं, यही एक रास्ता है, या ये बिखराव तो ऐसे ही चलेगा? बिखराव तो होता रहेगा योगेंद्र जी। अब जहां तक कांग्रेस में विलय वाली बात है, वो तो कहीं ना कहीं कल कांग्रेस के नेताओं ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दी थी कि विलय तो नहीं होगा कांग्रेस का, लेकिन तृणमूल का कांग्रेस में। लेकिन तृणमूल में ममता बनर्जी को सबसे बड़ी जो विलय वाली जो चर्चा सामने आई, उसके पीछे एक मैं कारण आपको बता देता हूँ कि विधायक दल में तो बिखराव हो गया, वहां कोई दिक्कत नहीं थी। अब संसदीय दल में बिखराव नहीं हो, 29 लोकसभा में सांसद हैं, यदि तृणमूल का कांग्रेस में विलय होता है, कांग्रेस के 98 सांसद और 29 सांसद मिलके 2/3 बहुमत, फिर वो टूट नहीं हो पाती। ऐसा एक फार्मूला शायद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सुझाया था कि आपके सांसद नहीं टूटेंगे, लेकिन उससे पहले ही वहां एक पत्र दिया जा चुका है। अभी उस पत्र पे कोई फैसला नहीं हुआ है, उस पे लोकसभा स्पीकर को फैसला करना है कि 29 में जो 20 अलग हो रहे हैं, यदि वो फैसला नहीं हो, उस पहले यदि विलय हो जाता है तो फिर टूट संभव ही नहीं थी सांसदों की। लेकिन राजनीति में कुछ होता है, वो कांग्रेस बड़ा फूक फूक के कदम रख रही है, वो एक गठबंधन में तो लेने को तैयार है ममता बनर्जी की तृणमूल को, लेकिन विलय वाली स्थितियां नहीं है, क्योंकि विलय की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। संसदीय दल का विलय होना वो एक अलग चीज है, किसी भी पार्टी में मर्ज होना, और संगठन का विलय होना, तृणमूल पार्टी का जो सांगठनिक ढांचा है उसका कांग्रेस में विलय होना, वो एक लंबी प्रक्रिया है, उससे कई दौरों से गुजरना होता है, उसी के कानूनी पेचीदगियां हैं, विधि सम्मत कार्रवाई होती है, तब जाके किसी बड़े दल का छोटे दल में विलय होता है, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए। लोकतंत्र का तो सिद्धांत यही कहता है कि लोकतंत्र जब ही सफल है जब एक मजबूत विपक्षी दल हो। तो जो बिखरे हुए लोग हैं, अब सत्ता का आकर्षण है, उनको लगता है कि कांग्रेस की छत्र छाया में उसमें शामिल हो जाए। कांग्रेस एक मध्यवर्ती विचारधारा वाली पार्टी भी है, जिसमें सभी तरीके के लोग समावेश भी हो जाते हैं। अब जहां तक बीजेपी में अभी जिक्र आया कि शुभेंदु या दूसरे लोग गए वहां मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आप देखिए वो बीजेपी से ज्यादा कट्टर विचारधारा के लोग हो गए। हेमंत विश्वा शर्मा कितना कट्टर हिंदूवादी हो गए, कहाँ कांग्रेस के शुभेंदु अधिकारी, ऐसे योगी आदित्यनाथ, वो कोई संघ के नहीं, बीजेपी के नहीं, लेकिन वो चले। लेकिन एक अपन जब चर्चा कर रहे हैं उसी दौरान एक बड़ी खबर ये भी है कि ममता की पार्टी पर जो बागी हैं उन्होंने स्पीकर को दे दिया है कि पार्टी हमारी है ये, और ये लेटर लिखा है बाकायदा उन्होंने। तो खैर आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ममता के सामने और भी संकट रहेंगे, अब उनसे कैसे उबर पाती हैं ये देखना होगा। राजीव जी समय कम है, मैं 1 मिनट के लिए श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। तो श्याम जी, कुछ सबक लेने वाली बात है यहाँ, कुछ डट के मुकाबला करेंगी ममता, या फिर अब विलय ही एक अंतिम उपाय होगा उनके पास में? देखिए, महाराष्ट्र में भी आपने देखा शिवसेना के साथ क्या हुआ था, और शिवसेना जिसकी मूल रूप से थी उससे छीन लिया था। अब देखिएगा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो परिवर्तन का दौर आ रहा है, ममता बनर्जी को भी निश्चित तौर पर नाराज लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, केवल कह देने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे बदलाव की स्थिति आएगी, क्योंकि देखिएगा कि आने वाले समय में अब सत्ता तो 5 साल, अभी 2029 के चुनाव से पहले तो कुछ होना नहीं, तो इससे पहले किस तरह की स्थिति, दल बदल कानून लाए थे राजीव, दल बदल कानून का क्या हर्ष हो रहा है? आप देखिएगा पूरी की पूरी आप इस्तीफा दे देते हो, इस्तीफा देकर के फिर सोचते हो कि वापस से हम आ जाएंगे। तो जिस तरह की परिस्थितियां आ रही है, निश्चित रूप से किसी भी दल के अंदर आज तो अच्छी स्थिति है, कल क्या स्थिति होगी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ,
प्रतिपक्ष को मजबूती के साथ एकता का रूप किस प्रकार से मिल सकता है, बैठ नहीं पाते हैं। केजरीवाल अब कांग्रेस पे कैसे जाएगा, जिस तरह से देखे जाए। अब केजरीवाल की स्थिति भी पंजाब में जो करी है आपने भी देख ली, कितने लोग टूट करके कहाँ चले गए। अभी उनके सांसदों का फैसला अभी तक नहीं हुआ, अब ये बंगाल वाला और आ गया। तो देखिए बीजेपी कोशिश कर रही है किसी तरह से जो सशक्त दल थे, जो कि एक एक स्टेट में बड़े मजबूती के साथ खड़े थे, उनको तोड़ने का प्रयास कर रही है। पहले तो चुनाव हरा दिया, हराने के बाद उनकी पार्टी में जिस तरह की स्थितियां पैदा करके अपने आप को किस तरह की स्थिति बनेगी। लेकिन ये राजनीति के लिए ठीक बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो ये दल बिल्कुल आपने सही आने वाले कहा समय कि में उनको भी चुनौती देंगे। राजनीति के भी कुछ उसूल होने चाहिए, वो अगर नहीं रहेंगे तो फिर कैसे। ये एक तरह से जिन मतदाताओं ने वोट डाला है उनके साथ भी एक तरह से धोखा है, उस पार्टी के साथ भी धोखा है जो आप सिंबल से लड़ करके आए। लेकिन उन राजनीतिक दलों का ये कहना है कि वजूद तो हमारा है, पार्टी हमसे थी और हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। तो आने वाले दिनों में ये सियासत का कचरा होगा या उभरेगी, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन इस तरह की बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ दिखाई देगा, जो मुझे लगता है कि उस पर चर्चा चौराहे तक होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।